लूसेंट बुक सीरीज में चैप्टर नंबर 4 न्यूटन्स लॉ गति के नियम का पार्ट और सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। आज हम 11 से लेकर 30 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करने लगूँ तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक अग्निशमन कर्मचारी एक रस्सी पर नीचे की ओर फिसलता है जिसके टूटने की क्षमता कर्मचारी के वजन का 2/3 है। देखो भाई, नीचे की ओर फिसलता है, रस्सी टूटने की क्षमता कर्मचारी के वजन का, माना कर्मचारी का वजन कितना है mg, और जो टूटने की जो क्षमता है वो mg 2/3 है, यानी mg कर्मचारी का वजन हो गया और उसके कितनी है 2/3। तो 2/3 है mg, तो इसका मतलब मैं एक बात कह सकता हूँ, और वो ये बात कह रहा है कि कर्मचारी का न्यूनतम त्वरण होगा। तो कर्मचारी का अगर कोई रस्सी नीचे की ओर फिसल रही होती है तो न्यूनतम त्वरण कितना होता है, ए इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस ए। जब कोई सिस्टम नीचे की ओर फिसलता है और ऊपर की ओर जाता है तो त्वरण कितना होता है, ए बराबर जी प्लस ए। तो यहाँ से ए माइनस यहाँ से ए अगर तुम देखने लगोगे 2mg/3 है, लेकिन जो ऐसा एसेलेरेशन होगा, अगर मैं द्रव्यमान को हटा दूं तो कण का जो एसेलेरेशन आएगा वो कितना आएगा 2g/3। ये तो f बराबर क्या होता है मेरा, f बराबर m है, तो m से m कैंसिल, तो a बराबर कितना आएगा 2/3g। तो m बराबर आ जाएगा 2g/3, तो यहाँ से आ जाएगा 3g माइनस 2g, तो कितना आ जाएगा g/3। तो वो ये कह रहा है कि कर्मचारी का न्यूनतम त्वरण होगा, आंसर कितना होगा g/3। क्वेश्चन नंबर 11 है। अब मैं बात करने लगूँ क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि काफ़ी ईजी है और अच्छा कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 डायग्राम बना हुआ है, ये m1 है, ये m2 है, दोनों हैं वो, ये भी 8 kg का है और ये भी कितने का है 8 kg का, और 80 न्यूटन के बल से खींचे जा रहे हैं। कितने से 80 न्यूटन के बल से खींचे जा रहे हैं। तो घर्षण बल शून्य हो तो तनाव बल का मान होगा। घर्षण बल शून्य हो मतलब इनके मध्य घर्षण बल शून्य है तो तनाव बल का मान होगा। तो अगर मैं बात करने लगूँ टेंशन की, घर्षण बल शून्य हो तो टेंशन का मान होगा। तो ध्यान रखना, टेंशन ज्ञात करने का सीधा सा फॉर्मूला होता है, इन रस्सियों के मध्य तनाव ज्ञात करना है। तो जिस रस्सी के मध्य तनाव ज्ञात करना है, सबसे पहले तो वो वाला ब्लॉक कंसीडर कर लो, और सबसे पहले और क्या करोगे, निकाय का त्वरण निकालेंगे। सबसे पहले निकाय का बल कितना, ए बराबर कितना होता है, ए बराबर F/m। तो F मेरा कितना है 80 न्यूटन, और m कितना है मेरा, पूरे ये जो F है ये पूरे निकाय को खींच रहा है। तो m कितना आएगा 8 + 8 कितना 16, तो 16/80, तो ये आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैंने रस्सी खींची डायरेक्ट, ए बराबर 5 मीटर था। रस्सी में जो तनाव बल होगा वो सिर्फ इस द्रव्यमान के कारण होगा। किसके कारण होगा, इसके, क्योंकि रस्सी को कौन सा द्रव्यमान खींच रहा है, ये वाला, टूटेगी तो किसके कारण, सिर्फ इसके कारण। देखो अगर ये द्रव्यमान नहीं होता तो रस्सी में कोई टाइटपन या तनाव होता, कोई नहीं होता, सिर्फ रस्सी का जो तनाव आ जाएगा T बराबर m1a। m1 की वैल्यू कितनी है 8 और a का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा 8/40 न्यूटन। अगर सपोज करो ऐसे एक और द्रव्यमान होता m3, तो आप कैसे रस्सी में तनाव निकालते, तो इसी तरह करते। इस रस्सी में तनाव ज्ञात करना है तो ये रस्सी दो को खींच रही है, तो m1 + m2 इंटू निकाय के त्वरण का मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरे में जो रस्सी में तनाव आएगा वो सिर्फ इस ब्लॉक के कारण आएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्लास में मैंने समझाया है, फिर भी आगे एक एग्जाम्पल और आएगा इसका ब्लॉक का त्वरण ज्ञात करने का, वो भी हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 12 में उत्पन्न त्वरण का मान होगा। ये तो हमने ज्ञात कर दिया था 5 होगा, और वो एग्जैक्ट ज्ञात करना है तो आप जी का मान 9.8 ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, स्थिर लिफ्ट में किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 14। तो यदि लिफ्ट ऊपर की ओर a मीटर तो सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। भाई स्थिर लिफ्ट में आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, T बराबर 2π√L/g। जब वो स्थिर है और जब लिफ्ट ए त्वरण से कहाँ जा रही है ऊपर की ओर, तो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है T बराबर 2π√L/g + a। अब वो कह रहा है स्थिर लिफ्ट में जो आवर्तकाल है सरल लोलक का, किसी स्थिर लिफ्ट में आवर्तकाल कितना है 2 सेकंड है, 2 सेकंड है, तो मुझे T ज्ञात करना है। तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, 2 सेकंड है तो मतलब 2 ही है, 2 सेकंड, तो 2/T बराबर 2π से 2π कैंसिल, √L से √L कैंसिल, दोनों को डिवाइड करूँगा तो g + a कहाँ चला जाएगा ऊपर, g + a/g। इन दोनों समीकरणों को मैंने डिवाइड कर दिया। सीधा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन समझ में आई नहीं आई डजेंट मैटर, लेकिन जो मैंने कैलकुलेशन की है यहाँ पे ये समझ में आ गया। T बराबर 2π√L/g, T बराबर 2π√L/g
जी प्लस है। इसकी कैलकुलेशन बेहद कॉम्प्लेक्स है और आपको सिर्फ इसका मेथड ही देखना है, इसकी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के लिए नहीं करनी है क्योंकि ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, 1.81 1.79। जनरली एग्जाम में देखने को ऐसा नहीं मिलता, लेकिन मेथड जरूर इंपॉर्टेंट है। यदि लिफ्ट ए थोड़ा से आगे की ओर जा रही है तो आवर्तकाल बढ़ेगा या घटेगा, ध्यान रखना आवर्तकाल घटेगा क्योंकि जी की जगह कितना हो गया है जी प्लस ए, तो आवर्तकाल घटेगा। ऑप्शन में भी देखो पहले था 2 सेकंड, सभी 2 से कम है तो आवर्तकाल घट जाएगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और लिफ्ट ये थोड़ा से नीचे की ओर आए तो आवर्तकाल बढ़ जाता है और बाहरीनता की अवस्था में अनंत होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। कोई लिफ्ट 20 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही है तो उत्पन्न त्वरण होगा। कोई लिफ्ट 20 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से जा रही है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा 0। उत्पन्न त्वरण कितना होगा 0, क्योंकि वेग कैसा है एक समान। ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही सरल है। हाँ 20 में बी, ये तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा, एक समान वेग है। वेलोसिटी तो कण का त्वरण क्या होता है वेग में परिवर्तन, वेग एक समान है तो त्वरण कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 16। यदि लिफ्ट उसी वेग से नीचे की ओर आ रही हो तो कुल त्वरण होगा 0, क्योंकि अगर वेग एक समान है तो त्वरण 0। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूँ, ये विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखने लगें तो एग्जाम की दृष्टि से भी विशेष कंसेप्ट है, काफ़ी है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इतना टफ क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखें, अगर अच्छे क्वेश्चन करेंगे, सिलेक्शन उसी का होता है जो अच्छे क्वेश्चन करता है, सिलेक्शन उसी का होता है जो अच्छे क्वेश्चन करता है। तो ये ज़रूरी है कि आप अच्छे क्वेश्चन करें लेवल के, जिसके माध्यम से कंसेप्ट आपके मजबूत बनेंगे, और कंसेप्ट मजबूत बनेंगे तो तुम तो क्या प्रकृति तुम्हारे सिलेक्शन के लिए झुक जाएगी। और कंसेप्ट जब मजबूत होंगे, जब आप डेडिकेटेड होंगे, किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहेंगे कि हाँ न्यूमेरिकल नहीं आते और ये नहीं आते। जब स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन पूछने लग जाता है ना कि सर न्यूमेरिकल कितने आएंगे एग्जाम में, तो इसका मतलब है वो सिलेक्शन की रेस में नहीं है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 17, वो कह रहा है कि एल लंबाई की एक विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसको। एल लंबाई की एक समान रस्सी को एक नियत बल F के एक सिरे से खींचा जाए, नियत बल F के एक सिरे से खींचा जाए तो उस सिरे से x दूरी पर तनाव होगा, उस सिरे से x दूरी पर तनाव होगा। हमें यहाँ पर टेंशन फोर्स ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, F बल है, L लंबाई की छड़ है, टोटल छड़ की जो लंबाई है वो टोटल कितनी है L। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें तनाव ज्ञात करना है। यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन आए तो मैं बीच के किसी पॉइंट पे तनाव ज्ञात करना हो तो बहुत इजी मेथड है। इसको एक अलग द्रव्यमान मान लो जहाँ पे x0, और इसको अलग मान लो, तो ये द्रव्यमान मेरा एक अलग हो गया m1, और ये मेरा अलग हो गया, ये वाला द्रव्यमान m1 हो गया, ये वाला m2। अब ये दो प्रॉब्लम, अब तुम रस्सी में तनाव ज्ञात कर दो तो ऑटोमेटिक बीच का तनाव आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया जो इससे पहले कराया था कि दो ब्लॉक जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है। x लंबाई वाले पार्ट पे द्रव्यमान ज्ञात करना है तो इसकी लेंथ कितनी है x, तो इसका जो द्रव्यमान होगा, देखो l लंबाई वाली रस्सी का जो द्रव्यमान है, l लंबाई वाली रस्सी का द्रव्यमान m है, तो इकाई लंबाई की रस्सी का द्रव्यमान कितना होगा m/l। तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है x, तो x लंबाई वाली रस्सी का द्रव्यमान होगा mx/l, जो किसके बराबर होगा m2 के। और रस्सी का टोटल द्रव्यमान कितना है m, तो यदि इसका mx/l है तो इसका कितना होगा m-mx/l। ये विशेष इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जिसने ये कंप्लीट कर लिया, जिसने यहाँ तक कर लिया उसका क्वेश्चन समाप्त, जिसने यहाँ तक कर लिया उसका क्वेश्चन समाप्त। देखो इसमें टेंशन T है तो मैं सीधी सी बात करूँगा, यहाँ से मैंने रेखा खींच दी तो इसके बाद कौन सा ब्लॉक बचा, ये वाला। रस्सी में टेंशन होगा वो इसी ब्लॉक के कारण होगा, और टेंशन का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है मैंने बताया, रस्सी के बाद जो ब्लॉक बचता है डायरेक्ट टेंशन होता है m1a। यदि रस्सी के बाद 2 ब्लॉक होते तो कितना होता है m1 + m2 × a। रस्सी के बाद 3 होते तो रस्सी में जो टेंशन आएगा वो उसके बाद वाले ब्लॉकों की वजह से आएगा। तुम्हें यहाँ पे टेंशन याद करना है। तो अब देखो m1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये किसके बराबर है m-mx/l × a। अब देखो m-mx/l, m1 का मान m-mx/l, देखो m यहाँ से कॉमन आ जाएगा, m दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा 1 - x/l, और यहाँ से ma कॉमन आ जाएगा, और ma किसके बराबर होता है f के। तो यहाँ से मेरा जो आंसर आ जाएगा वो ma को मैं f लिख दूंगा, f × 1 - x/l, ये मेरा क्या हो गया
answer completed. It is visualization in this video. It's not coming in this video, so it's हाँ f इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एल. सो मैं यही चेक कर रहा था कि ये पार्ट वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा. कई बार कैमरा हमारा नीचे चला जाता है, तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि तुम्हारे लिए मैं समझा दूँ, तुम्हें दिखे ही नहीं कुछ. सो इट इज़ विजुअलाइजेशन इन दिस कैमरा. यस, ओके. तो समझ में आ गया होगा f बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन एल. कुछ स्टूडेंट भी, टीचर्स भी इस क्वेश्चन को करने में बहुत अधिक समय लेते हैं, लेकिन मैंने जो आपको बताया एकदम शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है. ध्यान रखना, x दूरी पे पूछे, कहीं भी पूछे, तो जहाँ पूछे उसको 2 ब्लॉकों में डिवाइड कर दो डायरेक्ट. फिर कहीं से भी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, क्या फ़र्क पड़ता है. देखते रहिएगा 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी. यहाँ सिर्फ ग्रोइंग चीज़ें मिलेंगी आपके लिए. ऐसा एक भी कंटेंट नहीं मिलेगा जो तुमको अच्छे से डिस्ट्रैक्ट करे. हाँ, क्वेश्चन नंबर 18. 2 मीटर लंबाई की एक समान रस्सी को एक नियत बल बंध से 100 मीटर के उस सिरे से 1 मीटर दूरी पर रस्सी का तनाव होगा. देखो वही क्वेश्चन है आपका. नहीं अब तो ये तो हो गया ख़त्म कहानी. वो क्या कह रहा है कि 2 मीटर लंबाई है, 2 मीटर इसकी लंबाई है, लेंथ कितनी है इसकी, L बराबर 2 मीटर. क्वेश्चन नंबर है 18. लेंथ है इसकी 2 मीटर. एक समान रस्सी को नियत बल F यानी 100 न्यूटन से खींचा जाता है. F का मान कितना है मेरा, कितना है, 100 न्यूटन. अब वो कह रहा है एक सिरे से खींचा जाए तो उस सिरे से 1 मीटर दूरी पर रस्सी का तनाव होगा. उस सिरे से 1 मीटर दूरी पर, उस सिरे से 1 मीटर दूरी पर रस्सी का तनाव होगा. L बराबर 2 मीटर की लंबाई है, 100 न्यूटन के बल से खींचा जाता है, 1 मीटर दूरी पर रस्सी का तनाव होगा. अगर मैं बात करने लगूँ 1 मीटर दूरी की, तो देखो वही बात आ गई, x मीटर दूरी पर रस्सी में तनाव का हमने फॉर्मूला अभी ज्ञात किया है. वो कितना था, t बराबर f अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन एल. इससे पहले यही क्वेश्चन किया था ना, t बराबर f इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एल. तनाव ज्ञात करना है. बल कितना है मेरा, 100 न्यूटन, x मीटर दूरी पर. तो x कितना है मेरा 1, और रस्सी की लंबाई कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट 1 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2. t अपॉन 1/2 कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन. तो ऑप्शन आ गया होगा आपका, कहाँ है, 50 न्यूटन. सी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन. मज़े आ गया होगा. ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. लिया. M1 M2 द्रव्यमान के 3 पिंड चित्तानुसार बाहरीन वस्तु में बांध कर रखे हुए हैं. इन्हें 40 न्यूटन के ऊपर डायग्राम दिया हुआ था, हमें उसी के अनुसार लेना है. इन्हें 40 न्यूटन के T3 बल से खींचा जाता है. 40 न्यूटन के. यदि M1 का मान 10 kg है, M1 कितना है 10 kg, M2 कितना है 6 kg, और M3 कितना है 4 kg. तो वो क्या कह रहा है, T1 और T2 का मान कितना होगा. यहाँ पे ये तो फोर्स है, वो तो कितना है T1, ये जो तनाव है वो कितना है T2. तो जैसे ही मैं खींचूंगा, तो इधर देखो, यदि मैं खींचूंगा तो मुझे T2 में टेंशन ज्ञात करना है. तो डायरेक्ट मेथड कौन सा इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट रेखा खींच दो T2 वाली. हमें ज्ञात करना है T2. M1 10 kg, M2 6 kg, M3 40 kg, T3 की वैल्यू कितनी हुई है 40 न्यूटन. तो मैंने कहा था भाई ये इधर खींच रहा है इसको, तो सीधी सी बात है ये जो रस्सी है, ये तो ये कौन कौन द्रव्यमान को खींच रही है, M1 और M2 को. सिर्फ M1 और M2 की वजह से इसमें त्वरण उत्पन्न होगा. तो डायरेक्ट मेरा आंसर हो जाएगा T2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, M1 प्लस M2, क्योंकि ये रस्सी है वो इन 2 को खींच रही है. T2 रस्सी है 2 को खींच रही है. T1 में जो तनाव उत्पन्न होगा वो डायरेक्ट कितना होगा, M1A. तो यहाँ से M1 प्लस M2 इंटू ए. तो M1 की वैल्यू कितनी है मेरी 10 kg, M2 की वैल्यू कितनी है मेरी 6 kg, प्लस A का मान कितना है, A का मान कितना है, A बराबर कितना होता है F अपॉन M. तो A की वैल्यू है वो है 40, वो F का मान मैं 40 न्यूटन के बल से खींच रहा हूँ. और टोटल ब्लॉक जो एक खींच रहा है ये 10 और 6 16 और 4 20. तो A बराबर F अपॉन M. 40/20 कितना हो गया 2. तो मेरा 10 में 16 16 दूना 32 न्यूटन. दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. दैट्स वेरी इजी प्रॉब्लम. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन 25 kg प्रति मीटर क्यूब है, तो आवेग का मान होगा. भाई I बराबर डेल पी हमें पढ़ा है. संवेग में परिवर्तन ही किसके बराबर होता है, आवेग के बराबर. तो अगर संवेग में परिवर्तन इतना है तो आवेग का मान होगा वही होगा जो पहले था. डायरेक्ट आंसर वही आ जाएगा तुम्हारा 25 kg मीटर प्रति सेकंड. बस हमें मात्रक का ध्यान रखना है. मात्रक न्यूटन इंटू सेकंड वही होता है आवेग का. I बराबर F डेल्टा T. तो क्वेश्चन यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा.
क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये डाउट में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछते हैं इसको, इसमें मिस्टेक है, लूसेंट में आंसर गलत दिया हुआ है। 22 और 23 दो क्वेश्चन है, 22 एंड 23, तो ध्यान से देखना है इसको। दो वस्तुएं m, जो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान m तथा 2m में समान रेखीय संवेगों से गतिशील है। सपोज करो जिनके संवेग p1 तथा p2 है, तो संवेग क्या होता है, p बराबर mv। एक का द्रव्यमान सपोज करो m है, लेकिन m दिया हुआ है, लेकिन उसका वेग कितना है u1। दूसरे का द्रव्यमान कितना है 2m, लेकिन उसका वेग कितना है u2। कोई दिक्कत है? या फिर b1 b2 मान लो वेग, या u1 u2 मान लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक का द्रव्यमान m है, उसने कहा है दो रेखीय संवेग समान है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है। एक का m है और एक का कितना है 2m, तो मैं m से m को क्या कर दूंगा, कैंसिल। तो यहाँ पे u1 बराबर कितना आ जाएगा 2u2। u1 की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 2u2 के बराबर आएगी। और हम इन पर समान अवमंदक बल लगाया जाता है। तो ब्रह्मावस्था में आने तक कितनी दूरियां तय करेगा। तो ब्रह्मावस्था में आने से तय की गई दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, u²/2a। तो देखो समान अवमंदक बल लगाया जाता है, तो इसका मतलब है कि F1 बराबर F2, तो ये कितना आएगा m1a1 बराबर m2 के m की जगह कितना है मेरे पास 2m। एक का द्रव्यमान m और एक का m है, तो ma1 बराबर 2ma2। तो यहाँ से m से m कैंसिल। एक चीज़ मेरी समझ में आ गई, वो कौन सी है, a1 बराबर 2a2। अब देखो S1 रुकने से पहले तय की गई दूरी का फॉर्मूला होता है S बराबर u²/2a। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ से S1/S2 बराबर क्या लिख सकता हूँ, u1 का होल स्क्वायर अपॉन u2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये 2a1 है, तो S1 में नीचे तो क्या आएगा मेरा 2a1, ऊपर कितना आ जाएगा 2a2, लेकिन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। u1/u2, u1/u2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 2, तो u1/u2 का होल स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाएगी 4। a2/a1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, तो वो कह रहा है x1/x2 की वैल्यू कितनी है। रुकने से पहले तय की गई दूरी s1/x2 या x1/x2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है s बराबर u²/2a। तो मैं u1/u2 का रेशियो ज्ञात करना है और a1/a2 का रेशियो ज्ञात करना है, फिर आप डिवाइड करके आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैलकुलेशन डजेंट मैटर बट कंसेप्ट इज मैटर। तो u1 = 2u2 एंड a1 बराबर 2a2, यही इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 23 इसी पैटर्न पे आधारित है, इसी का पार्ट है दूसरा, वो आप कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करने लगूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, ऊपर के प्रश्न में ब्रह्मावस्था तक आने से पहले लिए गए समय t1 t2 है, तो मान कितना होगा ब्रह्मावस्था में आने से पहले। तो b बराबर कितना होता है u+at। जैसे ही कण को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, या फिर इधर देखो ब्रह्मावस्था में आने से पहले, तो इसका मतलब प्रारंभिक कितना है 0। ब्रह्मावस्था में आने से पहले लिए गए ब्रह्मावस्था तक आने में, मतलब ब्रह्मावस्था तक आने में लगने वाले समय। तो ब्रह्मावस्था में आ गया तो कण का अंतिम वेग 0, तो u जिसे u बराबर u+at बराबर कितना हो जाएगा 0। तो t बराबर कितना हो जाएगा -u/a। तो टाइम का जो अनुपात हो जाएगा वो सीधा देखो t बराबर u/a, सॉरी यहाँ से मैं अगर t की वैल्यू निकालने लगूँ तो -u/a, तो मुझे निकालना है t1/t2। तो मुझे क्या निकालना है t1:t2। तो कितना होगा u1/u2 प्लस u1/u2 a1/a2। तो u1/u2 की वैल्यू कितनी आएगी, u1/u2 की वैल्यू पहले थी, हमें पता थी u1/u2 की वैल्यू कितनी थी हमारी, संवेग कितने थे हमारे, एक का तो था समान रेखीय संवेगों से गतिशील है, तो mu1 बराबर 2mu2। तो यहाँ से m से u1/u2 की जो वैल्यू थी वो 2 के बराबर थी, और a2/a1 की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी 1/2 के। तो यहाँ से ये कैंसिल आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 1:1, एक ही बचेगा। तो t1/t2 बराबर 1 के बटे में 1 ही माना जाएगा। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1। t1/t2 का मान होगा तो वो 1 ही पूछ रहा है, मतलब 1:1। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर देखो अब आपका क्वेश्चन नंबर 24 के 3 गुटके जिनके द्रव्यमान m2m हो, समान बल F लगाया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों में ध्यान रखना। जैसे ये मेरा m1 है और ये कितना है m2 है और ये कितना है m3 है। वो कह रहा है यदि F बल से खींचा जाए, वो कह रहा है m1 वाले का त्वरण a1 है और m2 वाले का a2 है और m3 वाले का a3 है। तो वो कह रहा है कि कौन सा a1 a2 a3 में कौन सा संबंध होगा। सीधी सी बात है भाई, कॉमन सी बात है, a1 a2 दे दिए तो क्या है हमें, मैं कह रहा है F बल से हमने खींचा
तो सीधी बात है जिससे m बन जाएगा उसी वेग से क्या जाएगा m2 और उसी से क्या जाएगा m3। तो मैं ये खींचने लगोगे तो पूरा निकाय एक साथ खींचेगा, पूरा निकाय एक साथ खींचेगा, दोनों बंधे हुए हैं। अगर m12 तेज जाएगा तो उससे क्या बना हुआ है m2 तेज जाएगा तो m1 भी तेज जाएगा, m3 तेज जाएगा तो m2 भी तेज जाएगा। तो ये तुम्हारा कंसेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और कहीं और भी क्लियर हो रहा है, लेकिन चल क्लियर रहा है ज़रूर। देखो भाई, हाँ तुम्हारे दिमाग में कॉन्फिडेंस भी ग्रो अप हो रहा है, सब कुछ। देखो ऊपर के प्रश्न में m2 और m2 द्रव्यमान के बीच तनाव होगा, ये क्वेश्चन जरूर गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 भी मिस्टेक है, क्योंकि तनाव बल सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण की स्थिति में आएगा। mg में जो ऑप्शन आएंगे ये भी है। क्वेश्चन नंबर 25 में एरर है, इसको ध्यान से देखना है, इसको नहीं करना है ट्राई। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इस वाले चैप्टर में न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में एरर जरूर है, और आगे के चैप्टरों में भी एरर इतनी नहीं है। कुछ फ्लड मैकेनिक्स के में है लूसेंट बुक में, लेकिन फिर भी फिजिक्स की में काफ़ी एरर है। मैथमेटिक्स की लूसेंट में कोई एरर नहीं है। हाँ क्वेश्चन नंबर 26, एक बंदूक का द्रव्यमान 2 kg है, उसकी गोली का द्रव्यमान 15 ग्राम है। गोली 100 मीटर पर सेकंड से के वेग से बंदूक से निकले तो उसके पीछे हटने का वेग होगा। तो ये तो काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। बंदूक जो होती है वो संवेग संरक्षण के नियम का पालन करती है, बंदूक संवेग संरक्षण के नियम का पालन करती है। जैसे गोली निकली है तो गोली का संवेग यदि mv है, गोली का संवेग कितना है mv, तो बंदूक को उतनी संवेग से कहाँ धक्का देती है, पीछे की ओर। तो अगर गोली का द्रव्यमान m1, गोली का वेग v1, बंदूक का द्रव्यमान m2, तो बंदूक का वेग भी कितना होगा v2। तो यहाँ ध्यान रखना, संवेग संरक्षण के नियम का पालन होता है जब हम गोली चलाते हैं। संवेग संरक्षण का नियम एवं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ध्यान रखना, जहाँ क्रिया प्रतिक्रिया लगती है वहाँ संवेग संरक्षण लगता है, दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई, m1 v1 बराबर m2 v2। वो कह रहा है गोली का बंदूक का द्रव्यमान 2 kg है, गोली का द्रव्यमान 15 ग्राम है, 15 ग्राम का मतलब 0.015 kg। अब वो कह रहा है गोली का वेग 100 मीटर पर सेकंड है, गोली का वेग 100 मीटर पर सेकंड है, बंदूक का द्रव्यमान 2 kg दिया हुआ है, बंदूक का वेग पूछ रहा है। तो बड़े आसान है, पॉइंट यहाँ से 100 है तो यहाँ से 2 पॉइंट को कैंसिल कर देगा, ये बचेगा 1.5, ये 2/v2। तो यहाँ से पॉइंट लगाओ, 10 बचा, या फिर ऐसा ही कर लो, यहाँ से पॉइंट, हाँ 15/10। b2 की जो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी वो कितनी आ जाएगी, 15/30, यानी कितनी 1/2, 15/20 सॉरी, यहाँ नीचे जाएगा तो कितनी आएगी 15/20। 15/20 का अर्थ कितना होता है, 5 से काटोगे तो 3/4, कितना होता है 3/4, यानी 0.75 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होगी 0.75 मीटर प्रति सेकंड, 3/4 0.75 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लूसेंट का ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि बंदूक किस वेग से पीछे की ओर हटेगी, तो तुमको भी ताकत होना चाहिए कि तुम कितनी गोली एक साथ छोड़ सकते हो। तो ये बात भी निर्भर करता है कि तुम में बंदूक साधने की ताकत कितनी है। क्वेश्चन नंबर 27, वो कह रहा है भाई तो ब्लॉक का त्वरण होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कई बार तो वैसे ही बहकाने के लिए देता है क्वेश्चनों को। वो कह रहा है m1 है जो कि 40 न्यूटन के बल से कहाँ खींचा गया है, आगे की ओर, और m2 है जो कि कहाँ पे खींचा जा रहा है। अब पूरा ब्लॉक है, जैसे तुम 40 न्यूटन के बल से खींचोगे इसको सिस्टम को, तो पूरा ब्लॉक एक साथ कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो जितना m1 का त्वरण होगा उतना ही किसका होगा, m2 का। तो सीधी सी बात है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर F/m1 प्लस m2। तो f का मान कितना है 40, m1 और m2 के मान 8 और 8 है, तो 8 + 8 16। दोनों के द्रव्यमान कितने हैं, 8 kg हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है m1 8 है, m2 8 है, तो 16/8, 16 दूना 32, 2 16/80, तो कितना हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 27 में का बी ऑप्शन सही हो गया। हाँ भाई, कुछ टीचर इसे फ्री बॉडी डायग्राम बना के करते हैं, लेकिन अगर तुम फिजिक्स को सही ढंग से और टेक्निकल से समझेंगे तो तुम्हें इसमें कोई भी इक्वेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देखते ही पता पड़ जाता है कि इक्वेशन लगाने की ज़रूरत है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, यदि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर बल F 6I - 3J कैप पर लगता है तो वस्तु का त्वरण होगा। वीडियो होने का देखिए। यदि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर बल F बराबर 6I कैप प्लस 6I कैप, P बराबर 6I कैप
माइनस 3j कैप पर लगता है तो वस्तु का त्वरण होगा। तो वस्तु का त्वरण होगा, वो कह रहा है बल है ये, तो बल त्वरण कितना होता है F बराबर, तो बल है तो सीधी सी बात है बल F बराबर कितना होता है m, तो A बराबर F/m। कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना। तो F का जो मान है वो 6i कैप प्लस 3j कैप है, इसका रूट आप निकाल लेना। कैलकुलेशन में कोई इसमें पॉइंटों में है ये कोई मिस्टेक होगी तो आपको ये सॉल्व करनी है। इसका आंसर शायद 3.35 आएगा, 3.35, लेकिन मेथड सेम है। इसका परिमाण निकालोगे कितना हो जाएगा 36 + 9, और A हमारे लिए दिया हुआ है कितना है, वो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 2 kg, तो उसको तुम डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 ये भी काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 30 में कुछ है नहीं, अब ये 2 ही क्वेश्चन बचे हैं और हमारा काम कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में वो सापेक्षिक त्वरण पूछ रहा है। वो कह रहा है कि एक घिरनी है, एक तो 3 kg का मास लटका हुआ है जहाँ पर, और एक कितने का लटका हुआ है 4 kg का। वो कह रहा है ब्लॉक का सापेक्षिक त्वरण होगा। देखो भाई अगर मैं एक यहाँ से आऊँगा तो ये नीचे की ओर जाएगी, ये कहाँ जाएगी ऊपर की ओर। ब्लॉक का त्वरण नहीं पूछ रहा है, वो सापेक्षिक त्वरण पूछ रहा है। एक नीचे की ओर है, एक ऊपर की ओर है। सापेक्षिक त्वरण का सापेक्षिक त्वरण का अर्थ क्या होता है कि यदि दोनों ब्लॉक विपरीत दिशा में हों, यदि दोनों ब्लॉक विपरीत दिशा में एक दूसरे तो रिलेटिव जो त्वरण होता है, रिलेटिव वेग होता है, वो कितना होता है A1 + A2। लेकिन अब दोनों तो समान है A + A, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 2A। और ब्लॉक घिरनी का त्वरण कैसे निकालते हैं हम, m1 - m2 अपॉन m1 + m2 × g। जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को बढ़ा देते हैं। तो 4, एक का 4 kg है, एक का 3 kg है, तो 4 - 3 कितना होगा 1, 4 और 3 कितना आएगा मेरा 7। जी का मान कितना उसने दिया है 9.8 ही लेना है आपको, तो 9.8 है, 7 से 7, 7 चौका 28, तो 1.4 आएगा। लेकिन ये तो A आया है, हमें चाहिए सापेक्षिक त्वरण, वो कितना हो जाएगा 2A, तो वो कितना होगा 2.8। यदि वो पूछता कि घिरनी का त्वरण कितना होगा, यदि वो पूछता है रस्सी का त्वरण कितना होगा, तो आंसर 1.4। लेकिन वो पूछे सापेक्षिक रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आंसर कितना आएगा 2.8। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, जब ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार हम डिस्कस करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यदि एक व्यक्ति को लिफ्ट का भारों में अनुपात जब वह इस तरह समान त्वरण से नीचे जाती है 3:2 है, तो त्वरण A होगा। एक लिफ्ट में भारों का अनुपात जब वो इस तरह तो लिफ्ट में भार कितना होता है W1 = mg। और जब वो A त्वरण से ऊपर की ओर जाती है, लिफ्ट जब एक समान त्वरण से नीचे की ओर आ रही है, तो भार कितना होता है m × g - a। ये हमने पढ़ा है। जब लिफ्ट इस तरह तो भार कितना होता है mg। कोई लिफ्ट A त्वरण से नीचे की ओर आ रही है तो त्वरण कितना होता है g - a, और ऊपर की ओर आ रही है तो g + a। वो कह रहा है भारों का अनुपात यानी W1/W2 यानी mg/mg - a। W1 की वैल्यू mg, इसकी वैल्यू m से m कैंसिल। भारों का अनुपात कितना दिया है उसने 3:2, तो वो कह रहा है 3:2 है, तो यहाँ से g/g - a बराबर 3:2। तो कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आ जाएगा 3g - 3a बराबर कितना आ जाएगा 2g। तो 3g में से 2g इधर चला गया तो g आ जाएगा, g बराबर 3a आ जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा g/3। ये कैलकुलेशन है आसानी से, a का मान g/3। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन है B। और आपका पूरा चैप्टर न्यूटन्स लॉ का समाप्त, सारे सॉल्यूशन मैंने समाप्त कर दिए गए हैं। यदि आपको और भी चैप्टरों के सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और यदि आपको पूरी वीडियो के नहीं चाहिए, सिर्फ पार्ट के चाहिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, तो भी आप वीडियो में बताओ। थैंक यू।